हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मुगल वंश के दूसरे बादशाह हुमायूं को, जिसका पूरा नाम था नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। दोस्तों, भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, जिसने 1526 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर मुगल वंश की स्थापना की थी। 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी, ये हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। उसका पुत्र था हुमायूं। तो देखते हैं हुमायूं उस मुगल सत्ता को स्थापित करने में सफल हुआ या असफल हुआ, उसके जीवन काल में क्या क्या घटनाएं हुई, चलिए जानते हैं। तो हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 ईस्वी में, इस पर लोड लेने की जरूरत नहीं है। मृत्यु हुई थी 1556 ईस्वी में, 27 जनवरी 1556। ये आगे हम फिर देखेंगे। हुमायूं की माँ का नाम था माहिम बेगम और पिता का नाम बाबर। हम जानते हैं हुमायूं चार भाई थे, हुमायूं, कामरान, अश्करी और हिंदाल। हुमायूं शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है खुशहाली, लेकिन हुमायूं कभी भी खुशहाल नहीं रहा, भाग्यशाली नहीं रहा। खुशहाली, हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। लेकिन हुमायूं भाग्यशाली कभी भी नहीं रहा, क्योंकि इसके साथ कई दुर्भाग्य घटित हुए। आगे जानेंगे कैसे दुर्भाग्य घटित हुए। तो चलिए, बाबर की मृत्यु के 4 दिन बाद, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530 को। तो 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की आयु में हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। हुमायूं एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसने अपने पिता की इच्छानुसार अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया था, जो कि इसके लिए बाद में मुसीबत साबित हुआ। इसके 4 भाई थे, चारों ने बंटवारा किया। हुमायूं के हिस्से पड़ा दिल्ली का प्रशासन और कामरान को दिया गया काबुल और कंदहार। ठीक है, इनको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ। कामरान, का से कामरान, का से काबुल और का से कंदहार। ठीक है, तो कामरान को क्या दिया गया? काबुल और कंदहार। अस्करी को दिया गया संभल, है ना? अस्करी, ये जो आधा सा बना है अस्करी, यहाँ पर ये सा पूरा हो जाता है संभल, है ना? याद रखने के तरीके हैं। अस्करी को क्या दिया गया? संभल। और हिंदाल को दिया गया अलवर। इस तरह पूरे मुगल साम्राज्य का बंटवारा चारों भाइयों में कर दिया गया, जो कि हुमायूं के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हुआ। हुमायूं के सामने क्या क्या प्रारंभिक कठिनाइयां थी, एक नजर जान लेते हैं तो इससे पता चल जाएगा कि इसका जीवन कैसा रहा और किन समस्याओं में जूझते हुए निकल गया। तो हुमायूं की सबसे पहली कठिनाइयां तो यही थी कि इसने साम्राज्य को चारों भाइयों में बांट दिया, यानी एकता जैसी कोई चीज नहीं रही और इसकी जो साम्राज्य का क्षेत्र था, क्षेत्रफल था, वो काफी छोटा हो गया। सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव, चूंकि नए नए मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, विद्रोह हो रहे थे, विद्रोहों को दबाने में ही इसका समय चला गया और इसमें इतनी प्रशासनिक योग्यता भी नहीं थी कि इन सब व्यस्तताओं के बाद प्रशासन को सुदृढ़ रूप दे सके। तो ये भी इसके सामने एक समस्या बनी रही। रिक्त राजकोष, जब बाबर ने दिल्ली पर अधिकार किया तो इसने पूरे खुले मन से जनता में, प्रजा में धन वितरित किया। काबुल के प्रत्येक निवासी को इसने एक एक चांदी का सिक्का बांटा था, इसलिए इसको कलंदर कहा गया था। ये हमने देखा है पिछली वीडियो में। तो इस तरह जो राजकोष था वो रिक्त हो चुका था। बाबर के संबंधियों के षड्यंत्र, मोहम्मद जवान मिर्जा, ये हुमायूं का सौतेला बहनोई था। सुल्तान मिर्जा, ये तैमूर का ही एक अन्य वंशज था, जो कि तैमूर की जागीर को अपनी पैतृक जागीर मानता था। वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। एक था मेहंदी ख्वाजा, ये बाबर का बहनोई था। ये संबंधी थे इसके, लेकिन षड्यंत्र करते रहते थे हुमायूं के विरुद्ध, और ये भी दिल्ली पर अपनी नजर गड़ाए हुए थे। राजपूत समस्या, राजपूत समस्या तो हमेशा ही थी। इस समय जो राजपूतों का नेता था वो राणा रतन सिंह था, लेकिन इसके साथ हुमायूं ने कोई भी युद्ध नहीं किया, इससे कोई उलझन पैदा ही नहीं की, इसके संबंध में उलझा ही नहीं कि इससे नहीं उलझना। अफगान समस्या, अफगान कौन थे? महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई था और बिहार का शासक था। तो चूंकि इब्राहिम लोदी को खत्म करके मुगल सत्ता स्थापित हुई थी, तो महमूद लोदी उसका बदला लेना चाहता था। शेर शाह सूरी, ये एक महत्वाकांक्षी युग था जो उस समय बिहार की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंच गया था। तो ये
हुमायूं के लिए बहुत बड़ी समस्या बना। आलम खां, इब्राहिम लोदी का चाचा जिसने बाबर को न्योता दिया था, ये भी उस समय मौजूद था और हुमायूं के विरोध में खड़ा हुआ था। हुमायूं के जी सबसे प्रबल विरोधी थे वो दो थे, एक शेरशाह सूरी और दूसरा था बहादुर शाह, कि जिनके साथ संघर्ष में हुमायूं ने जीत हासिल नहीं कर पाई। तो चलिए देखते हैं इसके सैन्य अभियान कौन कौन से थे। सबसे पहला हुमायूं का सैन्य अभियान था कालिंजर पर 1531 ईस्वी में हमला किया। उस समय कालिंजर के राजा थे रुद्र प्रताप। कालिंजर कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड में, वर्तमान में यूपी में बांदा जिले में। तो कालिंजर के राजा थे रुद्र प्रताप। इन पर हमला किया हुमायूं ने, और क्यों किया? क्योंकि रुद्र प्रताप था वो अफगानों का समर्थक था। ठीक है, ये अभियान असफल हो गया हुमायूं का। और क्यों हो गया? क्योंकि ये इस किले को नहीं जीत पाया और तब तक इसके यहाँ विद्रोह होने लगे, और ये महमूद लोदी था, ये इसके खिलाफ आक्रमण की तैयारी कर रहा था। तो उससे पहले ही इसने महमूद लोदी को परास्त करने या घेरने की कोशिश की। तो जब हुमायूं महमूद लोदी की ओर बढ़ा तो एक स्थान पड़ा बीच में, दोहरिया या देवरा। यहाँ पर महमूद लोदी की सेना भी आकर रुकी और हुमायूं की भी। यहाँ पर एक युद्ध हुआ 1532 ईस्वी में, जिसको देवरा का युद्ध या दोहरिया का युद्ध कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि देवरा का युद्ध कब हुआ, तो युद्ध 1532 में। और किस किस के बीच में हुआ? तो हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि महमूद लोदी परास्त हुआ। लेकिन ये लोग क्या किए? परास्त हो गए ये लोग, सेना बिहार की ओर इनकी भागने लगी। जब महमूद लोदी की सेना बिहार की ओर भाग गई तो हुमायूं ने क्या किया? इस भागती सेना का पीछा नहीं किया। ठीक है, नोट करते जाना हुमायूं की गलतियां। हुमायूं को क्या करना चाहिए था? इस भागती हुई सेना का पीछा करके और इनको निस्तो नाबूद कर देना था, लेकिन हुमायूं ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसका भी एक कारण था, क्योंकि उसके भाई कामरान ने विद्रोह कर दिया। कामरान को कौन सा राज्य मिला था? कंधार और काबुल का। तो ये वापस कामरान के पास आ गया विद्रोह दबाने के लिए, और महमूद लोदी की सेना वापस बिहार चली गई। अगला घटनाक्रम क्या हुआ? तो ये कामरान के विद्रोह को दबाने के लिए वापस आया था, तो हुमायूं ने उसको पंजाब और मुल्तान का प्रदेश और दे दिया, और इस आपसी संघर्ष को रोक दिया कि भाई संघर्ष और बढ़े, उससे बढ़िया चलो इसको कुछ प्रदेश और दे देते। तो पंजाब और मुल्तान का प्रदेश भी कामरान को दे दिया। उसके बाद हुमायूं ने क्या किया? चुनार का घेरा डाला 1532 ईस्वी में। चुनार कहाँ पड़ता है? वर्तमान में मिर्जापुर यूपी में। वही मिर्जापुर जो वेब सीरीज भी बनी हुई है, मिर्जापुर। तो 1532 में चुनार का घेरा डाला। उस समय चुनार पर अधिकार था शेर खां का। शेर खां वही जो बाद में शेरशाह सूरी के नाम से फेमस होता है। 4 माह तक ये घेरा डाले रहा हुमायूं, इसको सफलता नहीं मिली। जब शेर खां की रसद समाप्त होने लगी तो शेर खां ने हुमायूं से संधि कर ली और अपने पुत्र कुतुब खां को मुगल सेना में भेज दिया। इससे क्या हुआ? शेर खां को सैनिक तैयारी का अवसर मिल गया कि चलो हम और तैयारी करके तब हम हुमायूं पर हमला करेंगे, मौके की नजाकत के साथ काम करेंगे। तो इस तरह ये शेरशाह की कूटनीति काम कर गई। तो हुमायूं यहाँ भी एक तरह से असफल ही हुआ। मिर्जाओं के विद्रोह का दमन किया इसने 1534 ईस्वी में। कौन से मिर्जा? वही जमान मिर्जा, सुल्तान मिर्जा, जो इसके सगे संबंधी थे, इन्होंने विद्रोह किया। जब इनके विरुद्ध हुमायूं ने अभियान चलाया तो ये जमान मिर्जा भागकर गुजरात के शासक बहादुर शाह के यहाँ शरण लेता है। ठीक है, घटनाक्रम को समझते हुए चलना। जब इसने गुजरात में जाकर शरण ली तो फिर हुमायूं का संघर्ष अब किससे होना था? बहादुर शाह से। कैसे? देखिए, बहादुर शाह ने आलम खां और जमान मिर्जा को शरण दे रखी थी। ठीक है, जमान मिर्जा के साथ ही किसको भी शरण दी थी? आलम खां और जमान मिर्जा। जब हुमायूं ने कहा भाई जमान मिर्जा को हमें सौंप दो क्योंकि इसको हमें सजा देनी है, लेकिन बहादुर शाह ने इनकार कर दिया। फिर क्या था? हुमायूं ने बहादुर शाह के विरुद्ध अभियान चालू किया। जब
हुमायूं ने गुजरात की ओर प्रस्थान किया, उस समय बहादुर शाह जो था वो चित्तौड़ को घेर रखा था। चित्तौड़ की रानी थी कर्णावती। आप समझते हो चलना, हो सकता है मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, आप घटनाक्रम को समझते चलना, मैं क्रम से ही सारी चीजें बता रहा हूँ। चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं से मदद मांगी और राखी भेजी कि आप हमारी मदद करें, और राखी भेजकर एक भाई का संबंध स्थापित करने की कोशिश की। तो हुमायूं ने क्या किया, उसको स्वीकार किया राखी को, और सहायता करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, बहादुर शाह को लगा कि अगर हुमायूं इनके साथ आ गया तो हमारा चित्तौड़ पर कब्जा करना नामुमकिन हो जाएगा। जब हुमायूं सारंगपुर पहुंचा था, उसी समय बहादुर शाह का एक इसको संदेश मिलता है कि आप काफिरों की मदद नहीं करें। ठीक है, काफिर को उसको कहते थे गैर मुसलमान, सभी काफिर थे उनके लिए। बोला हम भी मुस्लिम, आप भी मुस्लिम, ये काफिरों की मदद आप क्यों करने आ रहे हैं। हुमायूं उसकी बातों में आ गया और राजपूतों की मदद उसने नहीं की। ये हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी। अब कैसे भूल थी, अगर ये मदद करता, राजपूतों की रानी कर्णावती की मदद करता, तो पहले इसको क्या उपलब्धि हासिल होती, बहादुर शाह को ये हरा सकता था। दूसरी उपलब्धि क्या मिलती, राजपूतों का साथ इसको मिल जाता, और राजपूतों का साथ इसको मिल जाता तो इसको भारत से भागने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर ये बहुत बड़ी शक्ति बन जाता, जो कि अकबर ने बाद में यही किया। राजपूतों का साथ लेने के लिए इसने सुलह कुल की नीति चलाई। किसने, अकबर ने, बाद में, जो कि काम ये हुमायूं नहीं कर पाया। तो फिर हुआ क्या आगे कि बहादुर शाह का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया, क्योंकि हुमायूं ने रानी कर्णावती की मदद नहीं की। उसके बाद ये आगे बढ़ा, मंदसौर के निकट पहुंचा। बहादुर शाह भी मंदसौर के निकट आ गया और हुमायूं की सेना भी। उसके बाद मंदसौर में युद्ध होता है 1535 ईस्वी में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में। ये जो मंदसौर का युद्ध 1535 ईस्वी में होता है, इसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को परास्त किया। देखो, हुमायूं को प्रारंभिक जीतें मिलती रही हैं, लेकिन उस जीत को, उस विजय को हुमायूं बरकरार रखने में नाकामयाब रहा। क्यों रहा, क्योंकि इसके अंदर एक विलासिता की प्रवृत्ति थी। थोड़ी सी जीत के बाद इसका जश्न मनाने लगता था और उसको अंतिम रूप प्रदान नहीं कर पाया। बहादुर शाह हार के मांडू भाग गया। हुमायूं ने पीछा किया तो बहादुर शाह चंपानेर भाग गया। हुमायूं ने वहां भी पीछा किया तो बहादुर शाह पुर्तगालियों की शरण में जीव चला गया। जीव पुर्तगालियों का एक क्षेत्र था। बस हुमायूं क्या हो गया, इतने से संतुष्ट हो गया। तो हुमायूं मांडू और चंपानेर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद वो अपनी विलासिता में डूब गया। ठीक है, उसको क्या करना चाहिए था, उसको बिना रुके, बिना थके उसका पीछा करना चाहिए था बहादुर शाह का, और अंतिम सांस तक उसका पीछा करना चाहिए था। उसको खत्म ही कर देना चाहिए था, क्योंकि विद्रोहियों को समाप्त करना ही पड़ता है जब आपको साम्राज्य का विस्तार करना है, उसको सुदृढ़ रूप देना। कुछ समय बाद, बस हुमायूं को थोड़ी देर बाद होश आता था कि हाँ अब क्या करें। जश्न मनाने के बाद अब सोचा कि क्या करना चाहिए, तो गुजरात पर अधिकार करना चाहिए। फिर उसने गुजरात की ओर प्रस्थान किया, कई क्षेत्र पर अधिकार किया और अपने भाई अस्करी को गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया। उसके बाद बहादुर शाह का पीछा करने के लिए वो जी की ओर आगे बढ़ा। लेकिन तब तक क्या हुआ, मालवा में विद्रोह की खबरें उसको मिली। अब मालवा पर भी इसका अधिकार कुछ ही समय पहले हुआ था, तो उसको भी अधिकार क्षेत्र में बनाए रखना था। तो वो बहादुर शाह की कहानी वही छोड़कर वापस मालवा आ गया। जब वापस मालवा आ गया तो बहादुर शाह ने अपने गुजरात पर वापस अधिकार कर लिया। इस तरह फाइनली क्या हुआ कि बहादुर शाह गुजरात का अधिकारी बना रहा, वहां उसकी सत्ता चलती रही। हुमायूं उसका पर अधिकार नहीं कर सका, ना ही बहादुर शाह का दमन कर सका। अगली कहानी आती है शेर खां या शेर शाह सूरी। हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य क्या संघर्ष हुआ, यहाँ से हुमायूं की किस्मत कैसे पलटी, क्या दुर्गति हुई, जानते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान किया शेर शाह सूरी ने हुमायूं को। चलिए देखते हैं। जिस समय हुमायूं बहादुर शाह के साथ संघर्ष कर रहा था, उसी समय शेर खां ने बिहार और बंगाल पर अधिकार कर लिया था। जब हुमायूं को इस बारे में पता चला
तो वह अपने भाई हिंदाल के साथ शेर खां पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। अब शेरशाह के साथ हुमायूं का संघर्ष कैसा रहा, इसको मैंने एक रेखा चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है ताकि उस कहानी को आसानी से समझ सकें, इस चित्र को दिमाग में बना सकें। चलिए, तो शेर खां ने क्या किया, अपने पुत्रों को काम पर लगा दिया। एक लड़के को उसने भेजा चुनार दुर्ग की रक्षा करने के लिए। किसको भेजा? कुतुब खां को। एक पुत्र कुतुब खां को उसने भेजा कि आप चुनार दुर्ग की रक्षा करेंगे। ठीक है, तो चुनार दुर्ग पर शेर खां का अधिकार था। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने पहली बार घेरा डाला था चुनार के दुर्ग पर, तब समझौता कर लिया गया था। 1538 में हुमायूं ने दूसरी बार चुनार का घेरा डाला और इस बार हुमायूं ने चुनार पर अधिकार कर लिया। ठीक है, चुनार पर अधिकार करने के बाद जैसे ही हुमायूं आगे बढ़ा, वैसे ही एक स्थान पड़ता है तेलियागढ़ी। तो वहां पर शेर खां ने अपने दूसरे पुत्र जलाल खां को भेजा था कि भाई हुमायूं का रास्ता रोकिए, ये हमारी ओर बढ़ रहा है, ये बंगाल बिहार की ओर बढ़ रहा है, हमारी सत्ता को चुनौती देगा। तो शेर खां ने अपने पुत्र जलाल खां को भेजा और हुमायूं और जलाल खां का आमना सामना कहां पर हुआ? तेलियागढ़ी में। तेलियागढ़ी में 1 माह तक हुमायूं को इसने रोके रखा। तो 1 माह तक रोके रखा, उससे क्या हुआ? शेर खां को अपनी तैयारियां करने का समय मिल गया। तैयारियां क्या की? गौड़ के दुर्ग में बहुत सा खजाना था। तो पहले तो चुनार के दुर्ग का खजाना ये गौड़ लाया, फिर गौड़ के दुर्ग का खजाना ये वापस बंगाल ले गया। इतने समय में गौड़ का दुर्ग कर दिया इसने खाली। फिर हुमायूं आगे बढ़ा और गौड़ का दुर्ग जीता। गौड़ के दुर्ग पर किसको नियुक्त किया था? शेर खां ने अपने पुत्र खवास खां को। ठीक है, तो कुतुब खां चुनार के दुर्ग, खवास खां को गौड़ का दुर्ग दिया गया रक्षा के लिए, और जलाल खां को भेजा गया कि रास्ते में हुमायूं को रोको। तो तेलियागढ़ी में सामना इनका हुआ। जब हुमायूं ने गौड़ का दुर्ग भी जीत लिया, तो फिर इसने विजय का जश्न मनाना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह इसने सोचा अब हमने बहुत कुछ जीत लिया, अब ये आराम करने लगा। ये तुरंत ही बंगाल की ओर नहीं बढ़ा। ठीक है, और इतने समय में शेर खां ने अपनी तैयारी को दे दिया एक अव्वल रूप। और उसके बाद क्या हुआ? हिंदल के विद्रोह के कारण हुमायूं वापस लौटा। वो आप समझते जाना, इसके भाइयों ने इसके सगे संबंधियों ने इसके खिलाफ षड्यंत्र विद्रोह किए कि इसको अपनी अभियान छोड़कर वापस लौटना पड़ा कई बार। तो अब समझ आया कि इसका साम्राज्य का बंटवारा इसके लिए मुसीबत कैसे बना। जब हुमायूं वापस लौट रहा था, तब शेरशाह ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। अभी तक तुम हमारा पीछा कर रहे थे, हमें दबाने के लिए आ रहे थे, अब हम आपका पीछा करेंगे और तब तक पीछा करेंगे जब तक आपको यहाँ से खदेड़ नहीं देते। तो शेरशाह अपनी पूरी तैयारी के साथ आया हुमायूं के पीछे। तो शेर खां और हुमायूं के बीच में युद्ध होता है, चौसा का युद्ध, 26 जून 1539 को। ठीक है, ये चौसा का युद्ध और बेलग्राम का युद्ध, जिसको कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, 2 महत्वपूर्ण युद्ध हैं शेरशाह के लिए भी और हुमायूं के लिए भी, क्योंकि यहाँ से शेरशाह की किस्मत बन गई और हुमायूं की किस्मत बिगड़ गई। ठीक है, अब मैं किस्मत शब्द क्यों यूज कर रहा हूं, इसका कारण भी आपको बताऊंगा। तो इन दोनों के मध्य जब चौसा का युद्ध हुआ, इसमें हुमायूं की हार हुई। क्यों हुई? क्योंकि लंबे समय तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रहीं और हुमायूं की सेना जहां खड़ी थी वो एक निचला भूभाग था और एक भयंकर बारिश हुई 25 जून को, और बारिश के कारण क्या हुआ? इस जगह पर पानी भर गया जहां हुमायूं की सेना थी। तो ये अस्त व्यस्त हो गए, अपनी व्यवस्थाएं बनाने में लग गए। उसी समय शेरशाह ने आक्रमण किया, हुमायूं की सेना हार गई। क्योंकि बारिश हुई थी, तोपें बेकार हो चुकी थी। और ऐसी ही लगभग सेम कंडीशन बनी बेलग्राम के युद्ध में। लगभग 1 साल बाद 15 मई 1540 ईस्वी को बेलग्राम का युद्ध हुआ। ये कन्नौज का युद्ध भी इसको कहते हैं। कन्नौज के पास बेलग्राम का युद्ध हुआ। इसमें भी वही स्थिति बनी। देखो हुमायूं का दुर्भाग्य। ठीक है, नाम भले ही हुमायूं था, भाग्यशाली जिसका अर्थ होता है, लेकिन ये दुर्भाग्यशाली था क्योंकि फिर से ये वही इसकी सेना का शिविर लगा जो निचला भूभाग था। फिर पानी बरसा और
शेरशाह के आक्रमण में हुमायूं की सेना की हार हुई। इन दोनों हार के बाद हुमायूं की जो हालत हुई उसको भारत छोड़कर भागना पड़ा और शेरशाह ने भी तब तक पीछा किया जब तक कि भारतीय सीमा से इसको बाहर नहीं कर दिया। हुमायूं बेलग्राम की हार के बाद आगरा पहुंचा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से भागकर सिंध और सिंध से भागकर फाइनली इसको फारस में जाकर शरण लेनी पड़ी। सिंध में ये कुछ समय रहा, वहीं पर हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो से अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो अगली वीडियो की लिंक हम आपको बता दिए कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, सिंध में। इसकी माँ का नाम था हमीदा बानो। उसके बाद ये फारस पहुंचा हुमायूं 1540 से 1555 तक। इस 15 वर्ष के निर्वासित जीवन में ये फारस में ही बना रहा। तो सोचो 15 साल तक भारत पर मुगल सत्ता नहीं थी। किसका शासन था? अफगानों का, जिसमें कुछ समय शेरशाह सूरी और कुछ समय इसके उत्तराधिकारियों ने शासन किया। अब 15 साल के बाद फिर से हुमायूं लौटा, उसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हुमायूं की इस असफलता के कारण क्या थे कि हुमायूं को भागना पड़ा, 15 साल तक निर्वासित जीवन जीना पड़ा। तो जो उसके सामने हमने कठिनाइयां लिखी थी पहले कि हुमायूं की समक्ष क्या क्या कठिनाइयां थी, लगभग वही उसकी असफलता के कारण थे, क्योंकि वो उन कठिनाइयों का कुशलतापूर्वक सामना नहीं कर पाया। साम्राज्य का बंटवारा भाइयों में कर दिया, जो हमेशा उसके लिए मुसीबत बने रहे। अक्षम गुप्तचर व्यवस्था थी, यानी कि उसके खिलाफ जो षड्यंत्र हुए समय रहते उसको पता नहीं चला। शत्रु की तैयारी किस लेवल की हो चुकी है उसको पता नहीं चला। बहादुर शाह के प्रति जो उसने नीति अपनाई वो भी सही नहीं थी, क्योंकि बहादुर शाह का अंतिम समय तक इसने पीछा नहीं किया। कुछ विजय हासिल करने के बाद ये अपनी विलासिता में डूब गया। शेरशाह की शक्ति की उपेक्षा की। ये शेरशाह की शक्ति को परख ही नहीं पाया कि शेरशाह ने कितनी शक्ति हासिल कर ली है, और ये कुछ समय ये गौड़ को जीतने के बाद इसने विलासिता में लीन हो गया। ये लगे हाथ उस पर आक्रमण नहीं किया। ये उसकी गलतियां थी। हुमायूं द्वारा समय समय पर वो समय का दुरुपयोग और आमोद प्रमोद, ये मैं बता ही चुका हूं कि इसने समय का सदुपयोग नहीं किया। हुमायूं का दुर्भाग्य। हुमायूं दुर्भाग्यशाली भी था। क्यों? चौसा और कन्नौज के युद्ध में वर्षा यानी वर्षा हुई, और वर्षा हुई, इसके शिविरों में पानी भर गया, ये अपनी व्यवस्थाएं बनाने में लग गए, हार हुई। अफगानों का तोपखाना। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि भारत में बाबर ने सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किया, लेकिन इस समय तक यानी हुमायूं के इस समय तक अफगानों ने भी तोपों का अपना एक तोपखाना तैयार किया था और उनके पास भी तोपें थी। ठीक है, तो अफगानों के तोपखाने के कारण भी इनकी हार हुई, क्योंकि अभी तक सिर्फ मुगलों के पास तोपखाना था। इसके कारण इन्होंने पानीपत के युद्ध में जीत हासिल की और यहाँ पर कब्जा किया, लेकिन अब तोपें अफगानों के पास भी थीं, तो भाई लड़ाई बराबर की थी। ठीक है, लेनपूल ने हुमायूं के संबंध में लिखा है कि हुमायूं जमकर काम करने वाला व्यक्ति नहीं था। क्षणिक विजय के उल्लास में ही वह स्वयं को अंतःपुर की विलासिता में डुबा देता था और अफीमची की दुनिया में खो जाता था, यानी कि वो नशेड़ी भी था, नशा करता था बहुत। तो इस लेनपूल के इस कथन से हमें हुमायूं के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। अब 15 साल निर्वासित जीवन जीने के बाद हुमायूं ने फिर से दिल्ली पर अधिकार किया। जी हाँ, कैसे किया देखते हैं। हुमायूं के भारत से पलायन के बाद शेरशाह सूरी ने भारत में एक शक्तिशाली राज्य और कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की थी। जो बाबर और हुमायूं नहीं कर सका था वो शेरशाह सूरी ने किया, यानी शक्तिशाली राज्य की स्थापना की और कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की भी स्थापना की थी। लेकिन शेरशाह सूरी दिल्ली के तख्त पर सिर्फ 5 वर्ष ही बैठ सका। इतने 5 वर्षों में ही शेरशाह सूरी ने इतना कुछ कर दिया। शेरशाह की मृत्यु जब 1545 में हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी उसका पुत्र था इस्लाम शाह।
इसने 8 वर्ष तक शासन किया। इसने भी इस शासन सत्ता को संभाले रखा और जैसे तैसे इस शासन व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से ये चलाने में सक्षम हुआ। लेकिन उसके बाद के जो उत्तराधिकारी हुए वो बिल्कुल ही अयोग्य हुए। कौन हुए? अगला शासक था मोहम्मद आदिल शाह। ये शेरशाह सूरी का कोई रिश्तेदार था, इसका डायरेक्ट पुत्र का पुत्र नहीं था। शेरशाह सूरी का पुत्र था इस्लाम शाह, ये इनके कोई रिलेटिव थे। इन्होंने कब्जा किया हुआ था दिल्ली पर। मुबारिज खां था जो मोहम्मद आदिल शाह के नाम से दिल्ली के शासन सिंहासन पर बैठा था। ये चूंकि एक विलासी शासक था तो इसके खिलाफ भी विद्रोह होने लगे। अब इस आदिल शाह के समय क्या किया था, जब हुमायूं को समझ आ गया कि दिल्ली का शासन अस्त व्यस्त होने लगा है तो ये एक अवसर है कि हम वापस अपनी खोई हुई सत्ता को हासिल करें, तो हुमायूं भी दिल्ली की ओर बढ़ने लगा। तो इस आदिल शाह के समय में हुमायूं ने रोहतास और लाहौर पर अधिकार कर लिया था। चूंकि आदिल शाह एक विलासी शासक था, इसके खिलाफ विद्रोह हुए। आदिल शाह को हटाकर अगला शासक बना सिकंदर शाह। हुमायूं दिल्ली की ओर आगे निरंतर बढ़ता हुआ आ रहा था। हुमायूं का सेनापति था बैरम खां, तो मुगल सेना इस बैरम खां के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी और इसी क्रम में 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा जगह पर एक युद्ध होता है। मच्छीवाड़ा पर मुगलों और अफगानों के बीच युद्ध होता है और अफगान सेना का नेतृत्व कर रहे थे नशीब खां और तातर खां, और मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खां। ठीक है, तो ये तो थे नेतृत्वकर्ता यानी सरदार। सेना थी मुगलों की जिसका नेता बैरम खां और अफगानों की सेना का नसीब खां और तातर खां। इस मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगानों की हार हुई और मुगलों ने संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया। तो धीरे धीरे हुमायूं दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, पंजाब पर अधिकार करके आगे की ओर बढ़ा 22 जून 1555। ठीक है, ये मच्छीवाड़ा का कब हुआ था? 15 मई 1555 और सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 को। इस सरहिंद के युद्ध में बैरम खां ने सिकंदर शाह को परास्त किया। सिकंदर शाह कौन? वही अफगान दिल्ली का शासक। सिकंदर शाह को जब परास्त किया तो सिकंदर शाह वहां से भाग गया और फिर कहां चला गया इसका कोई अता पता नहीं है। वापस इसने दिल्ली पर जीत दर्ज करने की कोई कोशिश नहीं की। लगभग एक महीने बाद 23 जुलाई 1525 ईस्वी को हुमायूं दिल्ली पहुंच गया और पुनः दिल्ली के सिंहासन पर इसने अपना अधिकार कर लिया। तो इस मामले में हुमायूं भाग्यशाली रहा कि 15 साल निर्वासित जीवन जीने के बाद वापस दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अपने पूर्वजों की और अपनी इज्जत बचा ली कि भाई दिल्ली हमने खोई नहीं, अंततः हमने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। लेकिन वो ज्यादा समय तक इस सुख सुविधा को भोग नहीं पाया और लगभग 6 माह बाद ही 24 जनवरी 1556 ईस्वी को, माफ कीजिएगा यहाँ हमने 24 जनवरी लिखा है, ऊपर 27 जनवरी लिखा था, तो आप एक बार और कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे इस तारीख पर इतना लोड लेने की जरूरत भी नहीं है। बस जनवरी 1556 में दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। कब? जनवरी 1556 में। इतना ध्यान रखना, जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु पर इतिहासकार लेनपुर लिखते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये कथन याद रखना, किसने लिखा है और किसके लिए लिखा है। कई बार पूछा जाता है, ये कथन आ जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये किसके संबंध में लिखा गया है या किसने लिखा है। ठीक है, तो ऐसे जो महत्वपूर्ण कथन है बहुत ही एकदम से अलग ही क्लिक होते हैं कि हाँ ये विशेष कथन है, तो उनको याद रखना। तो इस तरह पूरे हुमायूं का जीवन काल हमने पढ़ा, उसके समय हुई घटनाएं पढ़ी हमने। ठीक है, वो कहाँ कहाँ दुर्भाग्यशाली था और भाग्यशाली रहा कि वापस वो मुगल सत्ता को हासिल कर सका। अगर ये वापस दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाता तो मुगलों का कोई इतिहास भारत में नहीं होता। और उसके बाद भी अगर अकबर ने उस सत्ता को सुदृढ़ता प्रदान नहीं की होती तो भी
मुगलों का कोई विशेष स्थान नहीं होता। लेकिन अकबर जो एक महान सम्राट हुआ, उसने भारत में मुगलों की सत्ता की जड़ों को जो गहराई प्रदान की, उससे मुगलों ने बहुत लंबे समय तक भारत में शासन किया। तो अगला वीडियो किसका आने वाला है? मुगल सम्राट अकबर का, जो कि हुमायूं का पुत्र था। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।